हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैक्रेड गुरुकुल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट टू स्टील स्ट्रक्चर के बारे में। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है आईएएस कोड 800 2007 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। जिन लोगों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है जाके पहला पार्ट देख लीजिए। इसके साथ साथ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जितने वीडियोज अपडेट हैं वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। सोशल मीडिया के सारे लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाके जहां पे लाइक करना है लाइक कर सकते हैं, जहां सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाले जितने भी अपडेट हैं वो सारे के सारे मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर किसी भी तरह का क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई क्लियरेंस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर 7781913939 पे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। इसके साथ साथ आज कोर्सेज के बारे में बताता हूँ कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है सेक्रेड गुरुकुल पे। And this is the IS 800 2007 Codal Provisions, that is part 2. Part 1 we have already discussed. Description box में part 1 का भी लिंक है तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखो बीपीएससी एई पे अगर हम बात करें, चाहे वो सिविल की बात करें या मैकेनिकल की बात करें या फिर इलेक्ट्रिकल की बात करें या फिर कॉलेज फाउंडेशन कोर्स की बात करें, किसी भी तरह के कोर्सेज पे की बात करें तो उस पर आपको मिल जाएगा वीडियो लेक्चर्स दो फॉर्मेट में। एक होगा लाइव क्लासेस, दूसरा होगा रिकॉर्डेड सेशन के फॉर्मेट में। पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, क्विजेज हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा और स्पेशल क्लासेस। स्पेशल क्लासेस टोटली फ्री, इसका कोई चार्जेस नहीं लगता, चाहे वो एप्लीकेशन पे हो या फिर यूट्यूब पे तो आपको फ्री है। ठीक है। बाकी प्रीमियम कोर्सेज का एक बेसिक सा चार्जेस लिया जाता है, दैट्स ठीक है। इसके आगे बढ़ते कंप्लीट कोर्स हर सब्जेक्ट का अवेलेबल है, चाहे वो बीपीएससी एई के लिए हो, चाहे जेपीएससी के लिए हो, किसी भी स्टेट के लिए या फिर कॉलेज फाउंडेशन कोर्स ही क्यों ना हो। बात करते हैं अगर सब्जेक्ट का, तो देखो आप यहाँ पे बीपीएससी जनरल स्टडीज का कोर्स आपको दिख रहा है, पेपर नंबर 3 है, दैट इज द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। जनरल इंजीनियरिंग साइंस पेपर नंबर 4 जो कि सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए कॉमन होता है, ये भी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए कॉमन होता है। सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1 पेपर नंबर 5 है, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2 पेपर नंबर 6 है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बीपीएससी एई के लिए आईएमसीक्यू सीरीज अवेलेबल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए। लाइक पेपर नंबर 4 में अलग अलग सब्जेक्ट है, पेपर नंबर 5 में अलग अलग सब्जेक्ट है, तो सबके लिए अलग अलग एमसीक्यू अवेलेबल है, जाके आप वहां से देख सकते हैं। तो ये रहा। उसके अलावा आगे अगर हम बढ़ते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, पेपर नंबर 4 का पूरा 1995 से लेके अभी तक, या 2022 लिखा हो या 2024 कर लो, 2024 कर लो, 2024 कर लो, ठीक है। पेपर 5 एंड पेपर 6 का सिमिलर 2024 तक का अवेलेबल है। इसके अलावा टेस्ट सीरीज की बात करें तो टेस्ट सीरीज आपको सिविल इंजीनियरिंग के लिए चाहे कोई भी कोर्सेस हो, चाहे बीपीएससी का हो या जेपीएससी का हो या फिर यूपीपीएससी का हो, सबके लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है 3 4 5 6, 1 और 2 का भी है, हिंदी और इंग्लिश का भी टेस्ट अवेलेबल है, राइट। इसके अलावा बात करते हैं पैकेज का, तो कंप्लीट सिंगल कोर्स के अलावा एक पैकेज भी अवेलेबल है। पैकेज में आपको पेपर नंबर 3 4 5 6 सारे के सारे एक ही साथ मिल जाएंगे। इसके अलावा अभी ऑफर चल रहा है सेव 10 SAVE, इसे 10% का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये कूपन कोड है, 10% का आपको यहाँ पे एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टील स्ट्रक्चर में कोडल प्रोविजन पार्ट 2 पार्ट 1 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का कि द स्लेंडरनेस रेशियो लैम्डा ऑफ ए कंप्रेशन मेंबर शुड नॉट एक्सीड व्हाट, शुड नॉट एक्सीड कितना, 120 180 250 और 350। देखो अब यहाँ पे टर्म्स की बात करते हैं, अगर हम डिस्कस करें तो 120 कहाँ पे होता है, 180 कहाँ पे होता है, या फिर आपको 250 कहाँ पे होता है, 300 कहाँ पे होता है, 350 कहाँ पे भी टर्म्स है, बीच में एक 300 भी है, ऐसा नहीं कि नहीं। देखो अगर हम बात करते हैं सीधा सीधा, अगर आपको आंसर की बात करते हैं कंप्रेशन मेंबर शुड नॉट एक्सीड दैट इज द 180, ये तो पहला आंसर सही है। लेकिन अब सवाल यह है कि 250 और 350 कहां पे यूज होता है, या 180 कंप्रेशन के साथ टेंशन में भी यूज होता है, सिर्फ कंप्रेशन में यूज होता है। तो यस, अगर हम टेंशन मेंबर की बात करें, का टेंशन मेंबर इन विच रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेसेस ड्यू टू द लोड अदर देन द विंड और सिस्मिक लोड, अगर टेंशन मेंबर की भी बात करें तो वहां पे भी 180 ही होगा, वहां पे भी क्या होगा, 180 ही होगा। और ये डेड लोड और इंपोज लोड की अगर रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हमारा कंप्रेशन मेंबर 180 होता है। उसके अलावा 250 की अगर हम बात करते हैं, 250 आपका होता है कंप्रेशन मेंबर के केस में ही होता है, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विंड लोड इधर सिस्मिक लोड। क्या होता है कि या तो विंड लोड कंसिडर करेंगे या सिस्मिक लोड कंसिडर करेंगे, दोनों को
साइमल्टेनियसली एक साथ कंसिडर नहीं करते हैं, दोनों में से किसी एक को ही कंसिडर करते हैं, तो 250 होता है। 350 वाला जो केस आता है, 350 वाला केस आता है कि रूफ ट्रेस और ब्रेसिंग सिस्टम वाले में हम 350 यूज करते हैं। तो चलो यहां पे जो आंसर पूछा है वो 180 का है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 से 15 तक पिछले क्लास में हो चुका है, अगला पार्ट देखते हैं। द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम विथ वन एंड फिक्स एंड अनदर इज फ्री, वन एक फिक्स अनदर इज फ्री, क्या हो जाएगा? 12। ऑलरेडी लास्ट पार्ट में इसको डिस्कस कर लिया है, ऑलरेडी लास्ट पार्ट में इसको डिस्कस, जिन लोगों ने लास्ट पार्ट नहीं देखा जाके पहले पार्ट 1 देख लीजिए, इसका पूरा बता दिया था कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। कंप्रेशन मेंबर के रेस्पेक्ट में कि दोनों फिक्स होगा तो क्या होगा, दोनों हिंज होगा तो क्या, एक फिक्स एक हिंज होगा तो क्या, एक फिक्स एक रोलर होगा तो क्या होगा, एक हिंज एक रोलर होगा तो क्या, एक फिक्स एक फ्री होगा तो क्या, ये पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो दैट इज द 2L। नेक्स्ट, द बकलिंग क्लास ऑफ रोल्ड आई सेक्शन with h by b is greater than 1.2 is what? ये क्लास पूछा, क्लास A है, क्लास B है, क्लास C है या क्लास D है? आई होप सो इसमें से कुछ लोगों को तो पता होना चाहिए कि कौन से क्लास के बारे में बात कर रहा है। तो दिस द करेक्ट आंसर इज द क्लास बी, करेक्ट आंसर इज ए क्लास बी। एनीवन, कोई डाउट तो नहीं है? पूछते जाइएगा डाउट रहेगा तो, क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो फिर बताया कैसे चलेगा, ठीक है। टेबल कौन सा पे है? टेबल नंबर 7 पे है ये, टेबल नंबर 7 पे IS 800 2007 में, टेबल नंबर 7 पे है IS 800 2007 में। ये बकलिंग क्लास अगर हम बात करते हैं h by b is greater than 1.2, इट मींस कि इट्स अ क्लास B, इट्स क्लास B। नेक्स्ट, आई सेक्शन की बात, रोल्ड स्टील आई सेक्शन। द डिजाइन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ Pn of a member is given by what? Design compressive strength Pn of a member is given by what? देखो स्ट्रेंथ निकालने के लिए बोला है तो सीधा सीधा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात किया हुआ है, तो ग्रॉस एरिया इनटू स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेस इनटू एरिया की बात कर लेंगे, तो Ag इंटू FCD, यानी कि C इज द करेक्ट आंसर, इसमें कुछ है ही नहीं। P इक्वल्स टू A इंटू एफ होता है, और कंप्रेसिव मेंबर के केस में कहा तो ग्रॉस एरिया की बात किया, ग्रॉस एरिया इंटू स्ट्रेस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द रिडक्शन फैक्टर फॉर बकलिंग X मान के चल लेते हैं, द रिडक्शन फैक्टर बकलिंग X डिपेंड्स ऑन व्हाट? जो रिडक्शन फैक्टर, अगर हम बकलिंग की बात, रिडक्शन फैक्टर हम फॉर बकलिंग X भी लिखते हैं, कहीं पे K भी लिखते हैं, तो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? क्या वो स्ट्रेस पर डिपेंड करता है? करता है। स्लेंडरनेस रेशियो पर डिपेंड करता है? करता है। मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी पर डिपेंड करता है? नहीं, तीनों पर डिपेंड करता है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको समझना है कि इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसमें से जो है वो करेक्ट आंसर आपका डी है। फॉर्मूला अगर आपको पता होगा तो फॉर्मूला के रेस्पेक्ट में आपको चीजें क्लियर है कि बकलिंग, क्रिटिकल बकलिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन सा मेथड होता है कैलकुलेट करने के लिए, क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन उसके क्या होते हैं, वो हम कंप्रेशन मेंबर वाले चैप्टर पे पूरा का पूरा करेंगे, राइट। नेक्स्ट, द लिमिटिंग डेप्थ टू थिकनेस रेशियो D/T की बात किया हुआ है फॉर ए वेब टू अवॉइड बकलिंग, फॉर ए वेब टू अवॉइड बकलिंग, यानी कि D/T शुड बी, D/T should be less than or equal to what? That is the 85 times of the epsilon, where E equals to, शायद आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 250/Fy, याद है? रूट ओवर में ये वाला पढ़ा है फॉर्मूला, ये इक्वेशन पढ़े, ठीक है, तो ये करेक्ट है, दैट द 85 एप्सिलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ Mn ऑफ अ laterally supported beam is governed by what? MP, Me, Mn और वेब बकलिंग। देखो अगर हम डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात करते हैं, दैट इज प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी, दैट इज प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी की फॉर लेटरली सपोर्टेड बीम। यहाँ पे लिखा हुआ एक टर्म्स की डिजाइन बेंडिंग स्ट्रेंथ विद रिस्पेक्ट टू द लेटरली सपोर्टेड बीम, दैट इज द प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी MP। MP बराबर क्या होता है, ये को किसी को आइडिया है?
MP बराबर क्या होता है, ZP इंटू FY। ZP क्या होता है, प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ZE क्या होता है, इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। ZP और ZE में डिफरेंस है, ठीक है। जब हम सेफ फैक्टर निकालते हैं तो ZP बाई ZE करते हैं, ZP इक्वल्स टू सेफ फैक्टर इक्वल्स टू होता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस बाई इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, वो आपका सेफ फैक्टर निकल जाता है। अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर का क्या होगा, रेक्टेंगुलर का क्या होगा, ट्रायंगुलर का क्या होगा, अगर एपेक्स ऊपर होता है तो क्या होगा, नीचे एपेक्स होगा तो क्या होगा, आई सेक्शन का कैसे निकालेंगे सेफ फैक्टर। दीज आर द इंपॉर्टेंट सेफ फैक्टर जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहां पे कैलकुलेट नहीं करना होता, वहां पे आपको याद रखना होता है और वो सीधा के सीधा आपको आंसर करने होते हैं, राइट। तो यहां पे आ गया प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस यानी कि एमपी, जेडपी इंटू। अगर नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल ही आ जा रहा है, द सेफ फैक्टर फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज व्हाट। सेफ फैक्टर फॉर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन इज व्हाट क्या कहला रहा है। देखो अगर हम सेफ फैक्टर रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करते हैं 1, 1.0, 1.12, 1.14, 1.15, तो मैं कुछ आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट सेफ फैक्टर। अगर रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करते हैं, रेक्टेंगुलर सेक्शन के केस में तो आपको तो डी हो जाएगा सही आंसर, लेकिन कुछ कुछ मैं आपको लिखवा दे रहा हूं। जैसे कि ट्रायंगुलर में अगर हम बात करते तो वर्टेक्स अगर ऊपर है तो आता है 2.37, और सॉलिड अगर हम सर्कुलर की बात करते हैं, सॉलिड अगर हम सर्कुलर की बात करते हैं तो 1.7। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। फिर उसके बाद हॉलो सर्कुलर का अलग केस है, छोड़ दो। थिन सर्कुलर रिंग की अगर हम बात करते हैं इस तरीके से अगर आएगा तो इस केस में आता है 1.25। फिर उसके बाद डायमंड सेक्शन की बात करते हैं तो डायमंड सेक्शन में 2.0 आता है। मतलब देखो इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि नहीं इंपॉर्टेंट है। डायमंड सेक्शन आपका 2.0 आता है। थिन हॉलो रोम्बस की बात करें तो वो 1.5 आता है। तो वैल्यू आपको याद रखना है। तो मतलब रेक्टेंगुलर सेक्शन के साथ हो सकता है कि आई सेक्शन पूछ ले, आई सेक्शन के बाद एच सेक्शन भी पूछ ले, एच सेक्शन के बाद आपको इस तरीके से भी पूछ ले, मतलब डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है कि ये ऐसे पूछ ले। तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। और ये होता क्या है, सेफ फैक्टर क्या होता है भाई, ZP बाई ZD होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला भी कहीं पूछ लेता है कि सेफ फैक्टर किससे निकालते हो, तो ZP बाई ZD से सेफ फैक्टर कैलकुलेट करते हैं, राइट। नेक्स्ट, द क्रिटिकल मोमेंट Mn फॉर ए लेटरल टॉर्जनल बकलिंग डिपेंड अपॉन व्हाट। कह रहा है कि किस पे डिपेंड करता है। अगर M मतलब कि क्रिटिकल मोमेंट की बात करते हैं, स्ट्रक्चर मॉडुलस, इफेक्टिव लेंथ, टॉर्जनल कांस्टेंट, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो देखो अगर हम Mn की बात करते हैं तो Mn जो डिपेंड करेगा वो सेक्शन मॉडुलस पे करेगा इफेक्टिव लेंथ पे करेगा, टॉर्जनल कांस्टेंट करेगा, यानी कि तीनों पे डिपेंड करता है। यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लिमिट फॉर ए कैंटिलीवर बीम। ये कैंटिलीवर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन लिमिट कितना होता है, L/120। कितना होता है, L/120 एज पर द IAS कोड 800 2007। एज पर द IAS कोड 800 2007 दैट इज द, कहां पे लिखा हुआ है, टेबल नंबर 6 जाके पढ़ लीजिएगा। टेबल 6 में बहुत सारा वैल्यू लिखा हुआ है। टेबल 6 का बहुत सारा वैल्यू इंपॉर्टेंट है, मैं तो एक बता रहा हूं, बट बहुत सारा वैल्यू इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, the minimum edge distance for a rolled edge in bolted connection is what। देखो अब अगर हम एज डिस्टेंस की बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स उस चीज को ध्यान से समझिए कि देखो अगर एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस, शायद उसमें पिछला वाले पार्ट में मैंने पिच डिस्टेंस बताया था 2.5 टाइम्स तो मिनिमम था। यहाँ पे एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस में यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है कि हैंड मोल्डेड है या मशीन मोल्डेड है। अगर मशीन मोल्डेड है तो 1.5 होगा, अगर हैंड मोल्डेड है तो 1.7 होगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हैंड मोल्डेड है तो 1.7 है, अगर मशीन कट है या मशीन मोल्डेड है तो 1.5। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो दैट्स वी आर कंसीडर 1.7। हम क्या कंसीडर करेंगे, 1.7 ही कंसीडर करेंगे यहाँ पे, राइट। यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये सिर्फ क्या एज डिस्टेंस के लिए है या एंड डिस्टेंस के लिए, तो ये एज डिस्टेंस के लिए भी है और एंड डिस्टेंस के लिए भी, दोनों के लिए है। एज और एंड के लिए दोनों के लिए मिनिमम क्राइटेरिया ही है 1.7 और 1.5। अगर ये मशीन रहता तो 1.5 मशीन कट और ये हैंड कट,
यहां पे कुछ नहीं लिखा है तो हमने मान लिया हैंड कट, ठीक है। नेक्स्ट, कुछ और जानना है इसमें? ठीक है, अब आगे अगले मैं बता दूंगा जिसमें मैक्सिमम कितना होता है। वो सब बोल्टेड कनेक्शन का जब हम पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे ना, उस समय पूरा एक एक चीज कवर कर देंगे कि क्या है मशीन कट में मैक्सिमम कंप्रेशन, टेंशन, सब कुछ कवर करेंगे, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए बोल्ट इन बेयरिंग इज गिवन बाय व्हाट? देखो, नॉमिनल बेयरिंग स्ट्रेंथ जो कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2.5 kbdt fu, कहीं पे दिख रहा है? 2.5 kbdt fu, बोलो सब में। 2.5 kbdt fu, 2.5 kbdt fu, 2.5 kbdt सब में। अब इसमें आपको देखना है कि गामा, एक चीज चेंज करो, kb तो कांस्टेंट होता है, ओके। ये दोनों तो है नहीं, ये दोनों तो है नहीं, ये दोनों है। गामा एम नॉट होगा कि गामा एम वन होगा, ये बता दो सिर्फ मेरे को। बस एक छोटा सा टर्म मैं पूछ रहा हूं, गामा एम नॉट होगा कि गामा एम वन होगा। ये तो होगा नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ। हो सकता है आपसे पूछ ले कि नॉमिनल टेंजाइल स्ट्रेंथ क्या होता है। नॉमिनल, ये बियरिंग हो गया ना, इसमें टेंजाइल भी पूछ सकता है कि टेंजाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है। टीएन भी हो गया, हाँ ठीक है। मतलब देखो, टर्म्स कोई भी हो, टर्म्स कोई, लेकिन कैलकुलेशन का बेसिक क्राइटेरिया पता होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? ठीक है, M1। गामा एम नॉट नहीं होता है, गामा M1 होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। तो टेंजाइल स्ट्रेंथ भी पूछ सकता है कि टेंजाइल स्ट्रेंथ का जो इक्वेशन होता है ना, वो क्या, वो बता दीजिए। अब ये केबी का वैल्यू है, केबी बहुत मतलब इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हर जगह केबी लिखा हुआ है और अक्सर एग्जाम में इसको केबी का वैल्यू पूछता है। तो केबी क्या होता है, इनमें से मिनिमम ऑफ लिखता है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, केबी का वैल्यू मिनिमम ऑफ ई बाई 3 टाइम्स ऑफ द डी नॉट। अब अभी मत पूछना कि डी नॉट क्या होता है, क्योंकि वो मैं पूरा अगला बार बताऊंगा ना। पी बाई पिच डिस्टेंस होता है 3 टाइम्स ऑफ द डी नॉट। इन तीनों में से मिनिमम होता है, इसलिए सॉरी ये माइनस हो गया यहाँ पे। पी बाई 3 टाइम्स ऑफ डी नॉट माइनस 0.25, और एक लास्ट होता है इन तीनों में से मिनिमम की बात करें, एफ यू बी बाई एफ यू, और एक 1 लेते हैं। तो ये 4 पार्ट होता है जो ई का वैल्यू कंसिडर कर, सॉरी केबी का वैल्यू कंसिडर करते हैं। किसको? केबी का वैल्यू कंसिडर करते हैं। और ये केबी का जो वैल्यू कंसिडर करते हैं ना, चलिए ये केबी है, ई नहीं है। तो मिनिमम ऑफ बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, इसीलिए मैं इसको लिख दिया कि मिनिमम ऑफ ई बाई 3 टाइम्स ऑफ द डी नॉट, पी बाई 3 टाइम्स ऑफ डी नॉट माइनस 0.25, एफ यू बी बाई एफ यू कॉमा 1। ये 4 में से कोई एक भी पूछ लेता, मतलब निकालने के लिए पूछ लेता है, केबी का वैल्यू निकालो, या केबी इसमें से कैलकुलेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आगे बढ़े। बाकी तो जब बोल्टिंग पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा करेंगे। द मिनिमम साइज ऑफ ए फिलेट वेल्ड फॉर ए 10 mm थिक प्लेट इज व्हाट? मिनिमम की अगर हम बात करें, 10 mm थिकनेस की बात करते हैं प्लेट का, तो दैट इज अ 3 mm। 3 mm जो होता है 0 से लेके 10 mm तक होता है। कहां से? 0 से लेके 10 mm तक होता है, ठीक है। 4 mm की बात करें, 4 mm होता नहीं है, 5 mm IS कोड में लिखा हुआ, 10 mm से लेके 20 mm तक होता है। IS कोड में जो लिखा हुआ वो मैं बता रहा हूँ। 6 mm जो होता है, 6 mm लिखा होता है 20 से लेके 32 तक होता है, 32 mm तक होता है, ठीक है। आज पर IS कोड मिनिमम है। अब 3250 की बात करते हैं तो वो 8 mm होता है, 10 mm होता है। फर्स्ट राउंड वो अलग है, फर्स्ट रन सेकंड रन की बात है। इसमें एक टर्म्स आता है के का वैल्यू भी। के जो होता है वो एंगल पर डिपेंड करता है कि जो फ्यूजन एंगल है 60 to 90 के बीच में, 90 to 100 के बीच में, 100 to 120 के बीच में। तो के का वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है, बहुत कम बार पूछता है, बट ये चीज आपको मिनिमम पता होना चाहिए कि मिनिमम वैल्यू कितना है। नेक्स्ट बात करते हैं, द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ अ 6 mm फिलेट वेल्ड इज व्हाट? देखो, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किसी को आइडिया है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर 0.7 टाइम्स ऑफ द वेल्ड साइज, थ्रोट थिकनेस इक्वल्स टू होता है 0.7 टाइम्स ऑफ द 6 mm, ये लगभग आ जाएगा 4.2 mm।
तो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस निकल गया इससे। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ द फिलेट वेल्ड इज 0.7 टाइम्स, तो ये वैल्यू आ गया। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे क्लास, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर द सॉप वेल्ड इज व्हाट। देखो अगर हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, अगर हम सॉप वेल्ड की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉप वेल्ड, तो ये तो 1.25 होता है। लेकिन अगर यही बात करता है सॉप वेल्ड का साइट वेल्ड, तो इसके लिए हम 1.5 लेते हैं। ये 1.5 जो है साइट के लिए लेते हैं, और ये होता है सॉप के लिए। तो दिस आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत ही माइनर मिस्टेक्स आप गलती कर सकते हो। और ये सब कोडल प्रोविजंस है, ये सब कोड में लिखा हुआ, कहीं बाहर ऐसे नहीं लिखा हुआ। आपने देखा ना यहाँ पे सॉप और साइट में 1.25 और 1.5 का फर्क है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्टील में पार्ट है जो कि सॉप के लिए अलग कंसिडर करते हैं, साइट के लिए अलग कंसिडर करते हैं। माइनर टर्म्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट। सो एक एक चीज को जब भी क्वेश्चन को पढ़िए ना, तो बहुत ध्यान से पढ़ना, फटाफट आंसर, ज्यादा नहीं। गामा M1 और गामा M0 इतने ही में कंफ्यूज हो जाते हैं। गामा M1 और गामा M0 का वैल्यू दोनों के लिए अलग अलग होता है, तो ध्यान रखना होता है कि क्या पूछा है और कहां पे आप कौन सा वैल्यू को यूटिलाइज कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन वैसे भी होते हैं जो बहुत ही छोटे छोटे फॉर्मूला पे होते हैं और बेसिक तरीके से वो बन जाते हैं। उसमें ऐसे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं कि बहुत मतलब कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है, बेसिक से कैलकुलेशन से सॉल्व हो जाते हैं। तो वो फॉर्मूला वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उनका भी आपको ध्यान रखना है कि वो कैसे सॉल्व होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी तरीके का डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट द नंबर 7781913939। सोशल मीडिया के सारे लिंक दिए हुए, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, लिंक्डइन एंड टेलीग्राम में सारे के सारे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।